हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हम देख रहे थे परमाणु की संरचना के बारे में। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखा। आज हम इसे आगे देखते हैं। इसमें सामान्य परिचय है कि प्रोटॉन के बारे में बताया है कि सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों में से वितरण की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसे ही थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, जिसको प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या तरबूज मॉडल आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के समान आवेशित होता है। इसमें धनावेशित समान रूप से विखंडित होते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु है, इसमें प्रोटॉन है वो एक जगह पे होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से स्थित होते हैं कि उसमें स्थायी स्थिति विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो। इस मॉडल में परमाणु में धनावेशित को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया तथा यह मॉडल परमाणु के विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करने के लिए भी सफल रहा। थॉमसन मॉडल के कुछ दोष भी हैं। इसमें भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत इस मॉडल को नहीं पाया गया। इसमें देखो, जैसे तरबूज की तरह दिखाया गया है। ये जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें इसमें जो धनावेशित है वो एक जगह पे है और इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश है वो अलग अलग बीज की तरह बिखरे हुए हैं, ऐसे बताया गया था। फिर इसको संशोधन करने के लिए आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। इसमें बताया गया है इसका सामान्य परिचय। रदरफोर्ड ने सन 1911 में अत्यधिक क्रियाशील एवं ऊर्जावान कणों की सोने की पतली पन्नी पर बमबारी की। बमबारी के पश्चात अल्फा कणों की दिशा को जानने के लिए दूसरी ओर एक जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्त पर्दे को रख दिया। इस प्रयोग के द्वारा निम्न प्रेक्षण दिए गए। इसमें फर्स्ट है, अधिकतर अल्फा कण लगभग 99% सीधे ही बिना विक्षेपण के निकल गए। कुछ अल्फा कण उसमें मार्ग में थोड़े से विचलित हो गए। और थर्ड बताया कि लगभग 2000 कणों में से एक कण 90% पर विचलित हुआ तथा लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ जैसे ही वे किसी अत्यधिक प्रतिकर्षित पदार्थ से टकराकर लौटा हुआ। इसमें देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि इसमें अल्फा कण है, यहाँ से अल्फा कण स्फुरदीप्त किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें लेड प्लेट यानी कि सोने की पतली प्लेट है। ये देखो सोने की प्लेट, इससे क्या है कि जो एक अल्फा कण आएंगे ये स्फुरदीप्त होंगे, जिस दिशा में जाएंगे वो हमें पता चलेगा उनके बारे में। इसमें क्या हुआ कि कुछ कण हैं वो तो विचलित हो गए, ठीक है, कुछ हैं वो थोड़े से विचलित हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होके विचलित हो गए। और इनमें से एक कण ऐसा हुआ, 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पे निकल गया, विचलित हुआ। इसमें जो 180 डिग्री के कोण पे हुआ वो जिस दिशा में गया उसी से वापस लौट गया, यानी कि 180 डिग्री का एंगल के ऊपर उसका विचलन देखा गया। देखो, इस कोण में बताया गया है कि जो ये कोण है, ये जो अल्फा कण थे वो ऐसे कुछ तो क्या हुए कि जो सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ हैं जो विचलित हुए। इसमें से एक कोण था जो 180 डिग्री के कोण पर आने पर टकराया और अल्फा कण वापस उसी दिशा में वापस लौट गया, यानी कि जो जिस दिशा में गया था उसी में से एक कण वापस उसी दिशा में वापस आ गया, ठीक है, ये बताया गया। इससे
इन परिणामों के फलस्वरूप क्या निष्कर्ष निकला, इसमें बताया गया कि इसके निष्कर्ष में देखो आप, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, यानी कि खोखला है तो वो निकल गया सीधे। इसी के कारण अधिकांश अल्फा कण उसमें से सीधे निकल जाते हैं। इस परमाणु का बाह्य भाग कहते हैं। जैसे ही परमाणु के अंदर ये ऐसे गए तो क्या हुआ, ये सीधा निकल गया, यानी कि अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। सेकंड में बताया कि परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के अति सूक्ष्म क्षेत्र के लिए में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यानी कि एक जगह था जहाँ से ये वापस लौट गया, यानी कि नाभि है जहाँ पे सेम, यानी कि परमाणु नाभि में उपस्थित हैं। फिर है नाभिक का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है, जिससे आवेश परस्पर संतुलित हो जाते हैं। यही कारण है कि परमाणु उदासीन रहता है। यानी कि इसमें बताया प्रोटॉन है वो सेंटर में कुछ भाग में है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया कि परमाणु के अंदर कुछ भाग के अंदर है, लेकिन बाकी जगह पे कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। और ये उदासीन था, उससे इस चीज़ का पता चला कि ये क्या है, कि उदासीन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग जगह पे परमाणु के प्रोटॉन के समान ही बिखरे हुए होते हैं। फिर इसमें बताया फोर्थ पॉइंट कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक में धनावेश की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। यानी कि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो बात सही है, लेकिन अगर भिन्न भिन्न परमाणु हैं तो उनके परमाणु और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी भिन्न भिन्न होंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट बताया गया है कि नाभिक का व्यास ये है 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि परमाणु का जो व्यास है वो क्या होगा, 10⁻10 नहीं सॉरी, इसमें बताया गया नाभिक का व्यास है वो तो 10⁻15 मीटर हो गया, और जो परमाणु है उसका व्यास होगा 10⁻10 मीटर, ठीक है। फिर 6 पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में अर्थात गोलाकार कक्षा में परिक्रमण करता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल जो इलेक्ट्रॉन की गति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पर कोई बल है जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी अपकेंद्रीय बल हो रहा है, लेकिन उतना ही बल है वो क्या हो रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, यानी कि जो उसे बाहर की तरफ खींच रहा है। इसी के फलस्वरूप क्या है कि वो परमाणु के अंदर एक स्टेबल जगह पर घूम रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपकेंद्रीय बल लग रहा है। इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन का ग्रहित इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। लेकिन रदरफोर्ड के कुछ दोष भी निकले, उनको बताया गया है। देखो रदरफोर्ड परमाणु के कुछ दोष, इसमें फर्स्ट है क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित कण है वो घूमते समय चुंबकीय विकिरण के कारण अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। अतः रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप में धनावेशित नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का कम हो जाती है और अपनी परिक्रमा का मार्ग छोटा करता जाएगा तथा उसकी गति भी कम हो जाएगी और अंत में उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और अंत में जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तब वह नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु अस्पष्ट यानी कि अस्थायी होना चाहिए, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपनी एक निश्चित दिशा में सर्किल पे ही क्या होता है, चक्कर लगाता है, लेकिन रदरफोर्ड इसके बारे में नहीं बता पाया। फिर सेकंड है यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का ह्रास लगातार हो तो प्रेक्षित परमाणु स्पेक्ट्रम स्थित होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन आदि परमाणुओं का स्पेक्ट्रम स्थित न होकर के रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो रदरफोर्ड इसके बारे में भी नहीं बता पाया कि जैसे हाइड्रोजन है उसका स्थित होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ उसका मिला क्या, रेखीय, तो इसके बारे में भी वो नहीं बता पाया।
फिर थर्ड है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, यानी कि इनकी जो संख्या है वो भी उसने निश्चित नहीं की। तो ये 3 कमियां हैं जो रदरफोर्ड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आगे इसके जो परमाणु संख्या है उसके परमाणु क्रमांक उसके बारे में बताया गया है। मोजले ने बताया है 1930 के अनुसार, यानी 1913 को के अनुसार परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्याओं तत्व के परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि परमाणु क्रमांक है वो परमाणुओं की संख्या के अनुरूप है, यानी कि जितने परमाणु उतना उसका परमाणु क्रमांक। इसे जड़ से व्यक्त करते हैं। जड़ परमाणु के नाभिक में p की संख्या बराबर उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अगर परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। उदासीन के अंदर तो ये तीनों चीज़ बराबर चलेंगी, लेकिन अगर परमाणु उदासीन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हम परमाणु क्रमांक नहीं बता सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या के बराबर ही परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर तभी होता है जब परमाणु उदासीन हो। धनावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, जबकि ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यानी कि सिर्फ उदासीन अवस्था में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं। अन्यथा अगर उदासीन नहीं है तो वो कम ज़्यादा होगी। इस प्रकार परमाणु क्रमांक के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर जितना उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या या जो परमाणु क्रमांक है वो तीनों बराबर हैं। अन्यथा जो प्रोटॉन की संख्या है वो ही इलेक्ट्रॉन वो क्रमांक बराबर होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ें, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इसके बारे में पूछें, कमेंट करें। अगला पार्ट हम पढ़ते हैं कल। थैंक यू।